नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। इमरान समर्थकों के सामने शहबाज सरकार ने घुटने टेक लिए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। इमरान खान से बहन उज़्मा खान की मुलाकात हुई है। उज़्मा की इमरान खान से करीब 20 मिनट मुलाकात हुई है। जेल से बाहर आई इमरान खान की बहन और इमरान खान को बहुत परेशान किया जा रहा है। इमरान खान बहुत गुस्से में है, ये उज़्मा खान ने कहा है। बाहर आते ही उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। इमरान खान ने कहा जेल में मेंटल टॉर्चर किया गया। उस्मान खान यानी उनकी बहन कह रही है इमरान की सेहत ठीक है, ये उन्होंने साफ कह दिया। जेल में इमरान खान को परेशान जरूर किया जा रहा है, उस्मान खान ने कहा है। इमरान को पूरे दिन कमरे में बंद रखा जा रहा है। इमरान ने कहा सभी के लिए मुनीर जिम्मेदार है। जो भी कुछ हो रहा है पाकिस्तान में या उनके साथ जो भी कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुनीर है, ये भी उस्मान खान ने कहा। सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर जरूरी वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे। कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर जब निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। कहते हैं कि आसिम मुनीर जिम्मेदार है, ये सब कुछ हो रहा है। बाकी कितनी देर मुलाकात रही है मैडम आपकी? डिटेल में बात। अच्छा, सेहत उनकी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। ईडी ने झारखंड की राजधानी रांची में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। दरअसल यहां पर सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट नरेश कुमार केजरीवाल के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारियां की गई। ये बड़ी कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, जिसे फेमा भी कहा जाता है, FEMA के तहत की गई है, जिसमें सीए नरेश कुमार केजरीवाल के रांची में मौजूद कार्यालय समेत मुंबई और गुजरात के सूरत जिले के कई ठिकानों पर भी छापेमार अभियान चलाया गया। एजेंसी को ये डाउट है, ये शक है कि नरेश केजरीवाल बड़े स्तर पर हवाला और अवैध फंड ट्रांसफर कर रहे थे। मामला तब सामने आया जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। जांच में ये साफ पता चला है कि नरेश केजरीवाल ने संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, नाइजीरिया के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA में भी कई विदेशी शेल कंपनियां बना रखी हैं। ये तमाम कंपनियां भले ही विदेशों में रजिस्टर्ड है, लेकिन इन्हें पूरी तरह से भारत से ही कंट्रोल किया जाता रहा। यहीं से इनका संचालन हुआ करता था। आयकर विभाग की जांच में ये खुलासा हुआ है और ये पाया गया कि इन कंपनियों में 900 करोड़ रुपए से ज्यादा की बेनामी जो संपत्ति है वो जमा की गई है। इतना ही नहीं बल्कि लगभग 1500 करोड़ रुपए फर्जी टेलीग्राफिक ट्रांसफर, जिसे TT कहा जाता है, उसके माध्यम से भी भारत में भी वापस भेजे गए। यह पूरा पैसा कथित तौर से हवाला चैनलों के जरिए घुमाया गया, क्योंकि इन विदेशी संपत्तियों और कंपनियों की जानकारी भारत में किसी भी दस्तावेज या रिटर्न में नहीं दी गई थी और इसीलिए एजेंसी को ये शक है कि इन्हें काले धन को सफेद करने और अवैध लेन देन को छिपाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताएं, जहां CID इंटेलिजेंस राजस्थान ने पंजाब के फिरोजपुर निवासी प्रकाश उर्फ बादल को साधु वाली सैन्य ठिकाने श्री गंगानगर में है, उसके पास से पकड़ा था। आज कोर्ट में पेश किया गया और इंटेलिजेंस ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने उसे 11 दिसंबर तक रिमांड पर सौंप दिया है। अब उससे गहनता से पूछताछ की जाएगी। उसके साथ ही साथ उससे उन तमाम इलाकों की भी तस्दीक करवाई जाएगी जहां से जुड़ी गोपनीय जानकारी उसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी तक पहुंचाई थी। स्पेशल PP यानी CID इंटेलिजेंस सुदेश सतवान ने बताया है कि प्रारंभिक पड़ताल में जांच में सामने आया कि उसने गोपनीय जानकारी के साथ ही सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के नाम से जारी मोबाइल नंबर्स तक भी पाकिस्तानी हैंडलर्स को मुहैया करवाते और इन नंबरों से WhatsApp इंस्टॉल करने के लिए OTP बताता था। भारतीय नंबर्स यानी इंडियन नंबर से WhatsApp का इस्तेमाल पाकिस्तानी हैंडलर्स जासूसी और बाकी जो अन्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं उनमें किया जाता था। गोपनीय जानकारी और भारतीय नंबर्स मुहैया करवाने के बदले आरोपी को अमाउंट मिलता था, धनराशि मिलती थी। पहले जासूस पकड़े नहीं जाते थे, आज पकड़े जा रहे हैं। पहले जासूस जासूसी कर लेते थे और पहले 2014 से पहले तो प्रधानमंत्री के कार्यालय से ही हर लिस्ट आउट हो जाती थी। आज हर जगह हमारी पार्टी ने, हमारी सरकारों ने जासूसी भी खत्म करवा दी है, लीकेज भी खत्म करा दिया है।
इन्फॉर्मेशन का लीकेज भी खत्म हो गया है, पैसों का लीकेज भी खत्म हो गया है। इससे देश मजबूत हो रहा है और मैं आपके माध्यम से देश की जनता को भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वो जब सतर्क रहते हैं तो कोई जासूस भारत के अंदर कामयाब नहीं हो सकता। इसी पर अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पुष्पेंद्र जुड़े हुए हैं। पुष्पेंद्र, आपका रुख करते हुए फिलहाल जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है, क्या उसका बैकग्राउंड, क्या उसकी हिस्ट्री शीट निकलकर सामने आई है? जी देखिए मनीषा, जिस तरीके से कहने की बात है कि एक तरफ तो अपने जो है घर परिवार वाले अपने बच्चे को तैयार करते हैं कि आपको देश की सेवा करनी है और आपको देश की सीमा पर जाकर के इतने जो है 140 करोड़ जो लोग हैं उनकी जो है नींद अच्छे से आ सके, इसके लिए जो है ये अपने बच्चे को तैयार करके और जो सीमा पर तैनात करते हैं। और एक तरफ देखा जाए कि हमारे एक हिंदुस्तान का वही युवा यानी प्रकाश उर्फ बादल पंजाब का रहने वाला है और वहीं वो है हमारे देश की, हमारी भारतीय सेना की गतिविधियों को जो है ISI पाकिस्तान को देता है। बड़ी शर्मनाक बात है, लोगों में चर्चा का विषय कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और कार्रवाई के साथ साथ ही ऐसे लोगों को ऐसी सजा दी जाए कि ऐसा जासूस फिर से पैदा ना हो। वहीं हम बात करें तो इसको आज जो है कोर्ट में पेश किया गया, 10 दिन का रिमांड जो है मांगा गया था, लेकिन 11 दिसंबर तक के लिए जो है न्यायालय ने रिमांड दे दिया है। वहीं जांच पड़ताल होगी, सारी जो है जानकारियां होंगी और सबसे बड़ा सवाल ये है कि और ऐसे कितने लोग हैं, उन लोगों को चिन्हित किया जा सके। वही पूछताछ इस जो है प्रकाश सिंह यानी बादल से बातचीत होगी, गहन जांच पड़ताल होगी। उस पड़ताल में देखेगा भी जिक्र हुआ है कि व्हाट्सएप नंबर्स, इंडियन नंबर्स को ये इस्तेमाल कर रहा था और वहां से फिर जो जानकारी थी वो उसे लीक करता था, वहीं पे इंस्टॉल करवाना। ये पूरा प्रकरण कैसे इस पूरे नेटवर्क को डेवलप किया गया? जी देखिए, ये लोग जिस तरीके से इस जो है घटनाओं को अंजाम देते हैं तो वो सबसे पहले अपनी जान पहचान बढ़ाना, वहां रहना और किसी जो है छोटे मोटे बिजनेस के बहाने से ये लोग वहां रहते हैं और फिर जो है पैसे का जो है लालच देते हैं। और लालच के चलते जो गरीब लोग हैं, जो अनसमझ लोग हैं, जिनके पास कुछ है नहीं, वो लोग सोचते हैं कि छोटे मोटे लालच में आकर के और किसी बिजनेस का जो है हवाला देकर के ये लोग एक जो है भारतीय नंबर दिलवाने का इस तरीके का जो है खेल खेलते हैं कि आपको हम ये काम चालू कराएंगे, आपका ये काम कराना है। तमाम जो है जो लालच उनको देकर के और भारतीय नंबर देते हैं जिससे जासूसी हो सके। और जो है ये जो है प्रकाश सिंह बादल लंबे समय से जो है इन चीजों को जो अंजाम दे रहा था, ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा था, बराबर जो है भारतीय सेना की गतिविधियों को वहां बराबर जो है सूचना दे रहा था। इसको लेकर के जैसे ही CID इंटेलिजेंस ने जिस तरीके से इसके ऊपर जो धावा बोला, इसको जो है गिरफ्तार किया, तो सारी चीजें खुल के सामने आ गई। वहीं सबसे बड़ी बात जो है कि आज देखेगा कि ऐसे जासूस जो है, उन जासूसों पर जो है नकेल कसी है और वहीं नकेल के साथ साथ और जो जहां पर जिनके तार जुड़े हैं उन तारों तक जो है इंटेलिजेंस पहुंचेगा तो वही चीजें सामने आएंगी कि इनसे जो है इनको जो है अमृत पिलाने वाले ऐसे कौन से लोग हैं जो इतना मोटा पैसा इनको दिया जा रहा है और इसके लिए इतना बड़ा जो है रिस्क खेल रहे हैं कि अपनी जो है सीमा के लिए यानी अपनी भारत माता के साथ इस तरीके का जो है लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। पुष्पेंद्र, लेकिन व्हाट्सएप नंबर से लेकर तमाम जो जानकारी थी वो ISI एजेंट तक लीक करना ये उतना आसान नहीं है। इसमें स्थानीय लोगों की संलिप्तता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं कही जा सकती है। क्या इसमें और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है? कुछ और लोगों को पकड़ने की कोशिश अब की जा रही है? क्या जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है? जी देखिए, जिस तरीके से CID इंटेलिजेंस ने टीम बनाई है, टीम जो है बराबर जांच पड़ताल में जुटी है और बस वहीं ऐसे लोगों को जो है खंगाला जा रहा है, जो है जानकारी में लिया जा रहा है कि जो लोग प्रकाश सिंह बादल के संपर्क में थे, प्रकाश बादल कहाँ रहता था, किस तरीके की गतिविधियों में शामिल था, यहाँ पर किन किन लोगों के संपर्क में था, ऐसे लोगों में जो है छानबीन में जो है CID इंटेलिजेंस लगी है और अच्छे से बहुत जल्द से जल्द इसका अच्छा जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। वहीं इस जो है देखा जा सकता है कि जल्द से जल्द और जो है ऐसे जो है प्रकाश सिंह बादल जैसे लोग CID इंटेलिजेंस के कब्जे में हो सकते हैं। ठीक है पुष्पेंद्र, अपनी नजर बनाकर रखिएगा। बहरहाल शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉडल और अभिनेत्री नेहा शर्मा ऑनलाइन सट्टेबाजी मंच XBET से जुड़े हुए धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए ED के समक्ष पेश हुई। अधिकारियों ने बताया कि नेहा शर्मा का बयान धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज कर लिया गया। माना अब ये भी जा रहा है कि नेहा शर्मा कुछ विज्ञापनों यानी कुछ एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से भी सट्टेबाजी मंच से जुड़ी हुई हैं। एजेंसी ने इससे पहले इसी पूरे मामले में पूर्व क्रिकेटर्स यानी शिखर धवन और सुरेश रैना से इसी तरह पूछताछ के बाद उनकी 11 करोड़ 14 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली थी। और ED ने ये कहा कि 1xBet
भारत में बिना इजाज़त के काम कर रहा था और सोशल मीडिया से लेकर ऑनलाइन वीडियो और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी भारतीय उपयोगकर्ताओं को लक्षित यानी उन्हें टारगेट करने के मकसद से विज्ञापनों का इस्तेमाल कर रहा था। दरअसल इस बेटिंग ऐप की इंडिया में एम्बेसडर उर्वशी रौतेला थी, जिन्होंने इसका एंडोर्समेंट किया था। तो वहीं युवराज सिंह, सुरेश रैना, रॉबिन उथप्पा और शिखर धवन जैसे तमाम क्रिकेटर्स को भी समन भेजा गया था। हालांकि अब पूछताछ की गई तो पूछताछ के बाद उनकी 11 करोड़ 14 लाख रुपए की जो संपत्ति थी उसे अटैच कर लिया गया, कुर्क कर लिया गया। फिलहाल अगर अपडेट की बात करें तो इस पूरे मामले में कुछ इन्फ्लुएंसर्स को भी पूछताछ की जा चुकी है और अब नेहा शर्मा से भी पूछताछ की गई है। अगर हौसला मजबूत हो, बुलंद हो तो शारीरिक कद या कोई अन्य बाधा इंसान को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। इस बात की जीवंत मिसाल है गुजरात के गणेश बरैया, जिनकी लंबाई 3 फीट है और करीब 20 किलो ही वजन है। गणेश द्वारसिज्म की वजह से दरअसल 72% हैंडीकैप्ड हैं, लेकिन ये चुनौती, ये चैलेंज उन्हें डॉक्टर बनने से नहीं रोक पाई। कई मर्तबा, कई बार कानून, नियम और लोग रास्ता रोक रहे थे, लेकिन गणेश के जज्बे के आगे कोई टिका नहीं, उन्हें कोई रोक भी नहीं पाया। उन्होंने लोगों को विश्वास दिला दिया, उन्हें भरोसा दिला दिया कि सपनों की ऊंचाई इंसान की ऊंचाई के मुकाबले कहीं ज़्यादा बड़ी होती है। आज गणेश उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा बन गए हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह वो बन गए हैं, जो मुश्किल परिस्थितियों से हार मानकर पीछे हट जाते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने 27 नवंबर से भावनगर में ही मेडिकल अफसर के तौर पर अपनी पहली नौकरी शुरू की है। गणेश ये भी बताते हैं कि जब मैंने नौकरी करना शुरू किया तो मरीजों का पहला रिएक्शन हैरानी ही होता था, अचंभित हो जाते थे। मेरी कद और काठी की वजह से लोग चौंक जाते हैं, लेकिन जब मेरे संघर्ष की कहानी सुनते हैं तो भरोसा करने लगते हैं। मरीज भी मेरे साथ सकारात्मक यानी पॉजिटिव और सौहार्दता के साथ पेश आते हैं। अब आगे गणेश का सपना है कि वे पीडियाट्रिक्स, डर्मेटोलॉजी या फिर रेडियोलॉजी में एक्सपर्ट बन जाएं। गांव के गरीब लोगों का इलाज करें, उन्हें इलाज दें जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत है। 1 अगस्त 2019 को मेरा एमबीबीएस का एडमिशन हुआ और ऐसे मेरे एमबीबीएस की जर्नी स्टार्ट हुई। फरवरी 2024 में मैंने एमबीबीएस कंप्लीट किया और मार्च 2025 में मैंने इंटर्नशिप के साथ एमबीबीएस कंप्लीट किया और अभी मुझे मेडिकल गुजरात सरकार के नियम अनुसार 1 साल के लिए बॉन्डेड मेडिकल ऑफिसर की ड्यूटी आती है। तो इसकी पोस्ट पे मुझे सर्टी जनरल हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पे नियमित किया गया है। पेशेंट को चेक करने में थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है कि अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस हो यानी कि बेहोश हो तो उनको ट्रीट करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है, पर जो पेशेंट कॉन्शियस है तो उनको वो भी कोऑपरेट करते हैं और ऐसे उनको आसानी से ट्रीट कर सकता हूँ। चलिए खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत मुश्किलें उनकी बढ़ती जा रही है। दरअसल किसानों को लेकर दिए गए बयान पर कंगना रनौत के खिलाफ दायर परिवाद यानी शिकायत पर कोर्ट ने थाना न्यू आगरा से 15 दिन के भीतर मामले की आख्या यानी रिपोर्ट तलब की है। विशेष मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए अनुज कुमार सिंह ने थाना अध्यक्ष को धारा 225(1) बीएनएस के प्रावधानों के तहत जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होनी है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से सांसद कंगना रनौत के विरुद्ध ये परिवाद वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा द्वारा 11 सितंबर 2024 को अदालत में प्रस्तुत किया गया था। परिवाद यानी शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सांसद कंगना रनौत ने 26 अगस्त 2024 को एक सार्वजनिक बयान में किसानों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। वकील कह रहे हैं यानी वकील शर्मा का ये कहना है कि ये टिप्पणी न केवल उनकी बल्कि लाखों किसानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली थी। इस बयान से किसानों की गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंची है। पिछली सुनवाई और कोर्ट का आदेश ये परिवाद पहले अधीनस्थ न्यायालय में खारिज कर दिया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 6 मई को परिवाद खारिज किए जाने के बाद अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने इस आदेश के खिलाफ
सत्र न्यायालय में रिवीजन यानी निगरानी याचिका प्रस्तुत की थी, लेकिन पिछली तारीख यानी 12 नवंबर को विशेष न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट ने इस निगरानी याचिका को भी स्वीकार कर लिया और अवर न्यायालय यानी सब ऑर्डिनेट कोर्ट को मामले की दोबारा से सुनवाई के आदेश दिए, पुनः सुनवाई के आदेश दिए। तो वही पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। दरअसल पाकिस्तान ने श्रीलंका को एक्सपायर्ड राहत सामग्री भेज दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका में आए साइक्लोन दितवा से निपटने के लिए पाकिस्तान ने मदद तो भेजी थी, लेकिन उन फूड पैकेट्स पर एक्सपायरी डेट के अक्टूबर 2024 लिखी हुई थी। पाकिस्तान ने पानी, दूध पाउडर और आटे समेत गेहूं भी भेजा, चावल भी भेजा और कई सारे पैकेट्स भी भेजे थे। पाकिस्तान हाई कमीशन श्रीलंका ने 30 नवंबर को सोशल मीडिया एक्स पर इससे जुड़ा एक पोस्ट भी साझा किया था। इसमें राहत सामग्री की तस्वीर भी जारी की गई थी, शेयर की गई थी, जिसमें एक्सपायर्ड डेट लिखी नजर आ रही है। ये पोस्ट वायरल हो रहा है और कई यूजर्स तो पाकिस्तान की आलोचना भी कर रहे हैं। पाकिस्तान खुद भी इसके बाद किरकिरी झेल रहा है। हालांकि अब तक पाकिस्तान का रिएक्शन इसको लेकर सामने नहीं आया। श्रीलंका साइक्लोन दितवा की वजह से भारी बाढ़ का सामना कर रहा है। इससे करीब 390 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 370 लोग अभी लापता हैं। देश में यानी श्रीलंका में 11 लाख से ज्यादा लोग फिलहाल प्रभावित हुए हैं। तो वही लगभग 2 लाख लोग घर छोड़कर शेल्टर होम्स में रह रहे हैं। तो इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से कनाडा के राजदूत क्रिस्टोफर कूटर ने आज संत कबीर कुटीर में मुलाकात की, जहां पर दोनों पक्षों के बीच में सामाजिक, आर्थिक और कौशल विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य और मकसद हरियाणा और कनाडा के बीच नए सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को मजबूत करना और रोजगार, शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर पैदा करना था, तैयार करना रहा। इस बैठक में कनाडा ने हरियाणा के स्किल्ड युवाओं को रोजगार देने में प्राथमिकता देने की बात कही। साथ ही साथ वेस्ट टू एनर्जी, बिजली उत्पादन और कनाडा के खनन क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने पर भी सहमति बनाई गई। इसके अलावा राजदूत ने आश्वासन दिया कि कनाडा हरियाणा के कुशल उद्यमियों को वहां पर व्यापार स्थापित करने में भी मदद करेगा। तो वहीं अब आपको आगे बढ़ते हुए हम बताते हैं, जहां पर वाराणसी से सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधन दिया। नमो घाट पर काशी तमिल संगमम का शुभारंभ किया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किया और इस दौरान उन्होंने कई बातों का जिक्र भी किया। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नमो घाट पर काशी तमिल संगमम का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नजर आए। निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात रही। इस दौरान जब वो लोगों को संबोधित करते हुए नजर आए तो उन्होंने यहाँ का जिक्र भी किया। वाराणसी यानी काशी किस तरीके से समय के साथ साथ बदल रही है, उसमें किस तरीके से तब्दीली आ रही है और क्या आधुनिकता के साथ वो आगे बढ़ रही है, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। तो यहाँ पर नमो घाट पर वो मौजूद थे और उनके साथ साथ देखिए ब्रजेश पाठक भी नजर आए, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी उनके साथ नजर आए। इससे पहले उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। तो ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये सीधी तस्वीरें हैं फिलहाल। नमो घाट पर वो पहुंचे थे इससे पहले की तस्वीर और अब ये जो काशी विश्वनाथ में वो भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं, देखिए दुग्धाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं बाकायदा मंत्रोच्चारण के साथ, पूरे विधि विधान के साथ वो पूजा अर्चना कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि भगवान शिव का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक कर रहे हैं। बाकायदा वो यहाँ पर एक तरीके से भक्त के रूप में नजर आते हैं और समय समय पर वो यहाँ पर दिखते हैं। तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल श्री RN रवि जी, इसके नागरिकों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में काशी तमिल संगमम का यह चतुर्थ संस्करण का आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत के उस संकल्प को सुदृढ़ करने वाला और जीवंत बनाने वाला है, जो प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर देशवासियों को दिया था।
உலகெங்கிலும் அழகானது, மோட்சமளிப்பது, பகவான் சிவனுடைய நகரம் என போற்றப்படுவது ஆனந்த வனம், கல்வி கேள்விகள் அனைத்தின் தலைநகரம் என்று உயர்வாக பேசப்படுவது, முக்தி அளிக்கும் இந்த காசியிலே தமிழ் கார்த்திகை மாதத்தின் இந்த புனிதமான காலத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கும் காசி தமிழ் சங்கமத்திலே ராமேஸ்வரத்தின் மண்ணின் மைந்தியர்களான தமிழ் சகோதர சகோதரிகள் அனைவரையும் நான் இதயபூர்வமாக வரவேற்கிறேன். மதிப்பிற்குரிய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களின் வழிகாட்டுதலின் பேரில் காசி தமிழ் சங்கமத்தின் 4ஆம் பதிப்பின் இந்த ஏற்பாடு சுதந்திரத்தின் அமுத காலத்தில் ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் என்ற உறுதிப்பாட்டை மேலும் வலுப்படுத்தும் வகையிலான ஒரு உயிர்ப்புடைய அடையாளமாக ஆகியிருக்கிறது. काशी और तमिल के पुराने संबंध के केंद्र में भगवान शिव हैं. इस संबंध सेतु को आदि शंकराचार्य जी ने भारत के चारों कोनों में पवित्र पीठ स्थापित कर आगे बढ़ाया. காசிக்கும் தமிழுக்கும் இடையிலான பண்டைய உறவுகளின் மையக்கரு சாக்ஷாத் பகவான் சிவனார்தான். இந்த உறவு பால इंद्रप्रीत सिंह पैरी, चंडीगढ़ की सड़क पर दिन दहाड़े 10 गोलियां और एक जिंदगी खत्म. बस यूं ही जैसे कोई फिल्म का सीन चल रहा हो, लेकिन ये कोई फिल्म नहीं बल्कि ये हमारा पंजाब है, आपका पंजाब है. वो दो नाम जो कभी दोस्त हुआ करते थे, डीएवी कॉलेज के कैंटीन में एक ही प्लेट से समोसे तोड़कर खाया करते थे. गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई. एक ही सपना था, नाम कमाना है, शोहरत कमानी है. आज वही नाम एक दूसरे की जान के पीछे पड़ा है. पैरी मारा गया क्योंकि वो गोल्डी का था. गोल्डी ने ऑडियो डाला, आवाज में आग थी, कह रहा था अब जंग शुरू हुई. और उधर जेल में बैठा लॉरेंस बिश्नोई फेसबुक पर लिखवा रहा है गद्दार को सजा मिल गई. अरे भाइयों, ये गद्दार कौन है जो कल तलक कंधे से कंधा मिलाकर चलता था, आज उसी को गोली मारती गई. लॉरेंस बिश्नोई अपराध की दुनिया का वो माहिर खिलाड़ी जो भले ही सलाखों के पीछे, जेल के पीछे हो, लेकिन उसका खौफ देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक भी फैला है. आलम तो ये भी है कि चाहे देश में कहीं कोई बड़ा गैंग वॉर हो या फिर विदेशी जमीन पर हो, शक की पहली सुई लॉरेंस बिश्नोई पर ही घूमकर जाती है. लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के बीच की गैंग वॉर दुबई के बाद अब चंडीगढ़ भी पहुंच गई है. बाइक सवार हमलावरों ने एक चलती गाड़ी में बैठे इंद्रप्रीत पैरी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसकी निर्मम हत्या कर दी. इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर आरजू बिश्नोई और हरी बॉक्सर ने ली है. पैरी गोल्डी बराड़ का बेहद करीबी बताया जा रहा है. अब ये दोनों दोस्त आमने सामने आ गए हैं, दोस्ती दुश्मनी में बदल गई है. चंडीगढ़ की चमचमाती सड़कों पर खून की होली, एक चलती एसयूवी पर बाइक सवार हमलावरों का तांडव. इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी, कनाडा बेस्ड गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का करीबी, सरेआम गोली मारकर धाराशाही कर दिया गया. ये सिर्फ एक हत्या नहीं, ये गैंग वॉर का नया अध्याय है. जहां कभी साथी थे लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़, लेकिन आज वो दोनों आमने सामने हैं, एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं. दुबई से चंडीगढ़ तक फैल चुकी इस दुश्मनी ने पंजाब को फिर से युद्ध क्षेत्र में तब्दील कर दिया है. गैंगस्टर इंद्रप्रीत पैरी लॉरेंस का कॉलेज फ्रेंड था. इतना ही नहीं, डीएवी कॉलेज में हुई थी पैरी और लॉरेंस की मुलाकात. एसओपीयू का पूर्व नेता भी था इंद्रप्रीत पैरी. पैरी के पिता सतिंदर पाल पंजाब पुलिस के रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं. इतना ही नहीं, बल्कि पैरी का बड़ा भाई भी पंजाब पुलिस में एएसआई है. 19 अक्टूबर 2025 को पैरी की शादी अंबाला में हुई थी. राजनीतिक और उद्योग जगत के कई नाम भी इसमें शामिल हुए थे. पैरी इन्हीं दिनों गोल्डी से भी मिल चुका था, क्योंकि गोल्डी और लॉरेंस दोनों कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे. जिसके बाद पैरी लगातार गोल्डी के संपर्क में था और अब उसका सबसे करीबी भी माना जाता था. इसी बीच लॉरेंस बिश्नोई के जेल जाने के बाद गोल्डी से मिलकर कई बड़े कांड को पैरी ने अंजाम भी दिया. पैरी पर पंजाब और चंडीगढ़ में कुल 12 मुकदमे दर्ज हैं.
रंगदारी, हत्या और हत्या की साजिश जैसे मामलों में वो आरोपी भी था। इतना ही नहीं बल्कि पंजाब के डेरा प्रेमी प्रदीप कुमार की हत्या में भी शामिल था। सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी पेरी का नाम सामने आया था। पंजाब की स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने पेरी को गिरफ्तार भी किया था। पेरी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ आमने सामने आ गए हैं, जो एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे। आपको बता दें, चंडीगढ़ की वो हरी भरी यूनिवर्सिटी, 2010 का साल। लॉरेंस बिश्नोई एक आम सा लड़का जो कॉलेज में लॉ की पढ़ाई कर रहा था। और चलिए फिलहाल इसी स्पेशल रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।